हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के भारत की खोज का चौथा चैप्टर युगों का दौर का पार्ट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव से आगे का हिंदी समरी। दोस्तों, इसके आगे का जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप उस लिंक से जाकर उस हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के सफ़र में, आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, यानी कि जो विदेश था, भारत को छोड़कर जितने भी बाकी देश थे, उन पे जो हमारा भारतीय कला था उसका उस समय क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चंपा, अंगकोर, श्री विजय, भाजपहित और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के अध्ययन केंद्र से हमें पता चलता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में भी भारतीय सभ्यता ने अपनी जो जड़ें थी ये जमाई हुई थी। वहाँ के शासकों के जो नाम थे वो भी विशुद्ध भारतीय और संस्कृत नाम थे। सभी तरह के जो समारोह होते थे, जितने भी शादी विवाह पार्टी फंक्शन होता था, वो सब जो थे वो संस्कृत भाषाओं में ही सभी को संपन्न किया जाता था। जितने भी कर्मचारी थे उनके पास संस्कृत की प्राचीन पदवियां थी, जो थाईलैंड और मलाया में अभी तक उनका जो पालन है या वो यूं कहें कि चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के कुछ स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं से भरे पड़े हैं। भारतीय नृत्य, लेखन कला, वर्णमाला आदि बहुत सारे देशों में ये सभी अभी भी प्रचलित है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से भारतीय बस्तियों की भव्य कला और वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। बहुत सारे स्थानों पर अद्भुत मंदिर, उसके साथ साथ भगवान विष्णु, राम और कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। अंगकोरवट के विशाल मंदिर का जो निर्माण है कंबोडिया के राजा जयवर्मन ने किया था, जिनके नाम से ही पता चलता है कि ये एक ठेठ भारतीय नाम है, यानी कि ये भी भारत के ही थे। इस विशाल मंदिर के चारों तरफ विशाल खंडहर का एक विस्तृत क्षेत्र जो है ये फैला हुआ है, जिनमें बनावटी झीलें, पोखर और नहर मौजूद है। इसके ऊपर एक पुल भी बना हुआ है तथा वहाँ एक बहुत बड़ा फाटक है, जिस पर एक वृद्धाकार सिर वाला पत्थर भी रखा गया है। और इन सभी का जो निर्माण है वो कंबोडिया के राजा, जिनका नाम जैसे कि हमने अभी बताया जयवर्मन सप्तम, यानी कि जयवर्मन जो 7 थे, उन्होंने ही किया था। और ये जो शुद्ध रूप से यूँ कहें कि भारतीय ही थे। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है। भारतीय कविता और संगीत में भी हमें प्रकृति की सभी मनोदशाओं के तालमेल जो है ये दिखाई देता है। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला में भी है। भारतीय संगीत ने चीन और पूर्व के देशों के अलावा एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। भारतीय कला अपने शुरुआती काल में प्रकृतिवाद से भरी हुई थी, जिसके इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। 4वीं और 6वीं शताब्दी में जो अजंताएं की जो गुफाएं थी इसे खोदी गई, जिसमें अलग अलग भित्ति जो चित्र हैं, भित्ति चित्र से ताल्लुक़ ये होता है कि जो दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे भित्ति चित्र कहा जाता है, जिनमें बहुत सारे भित्ति चित्र बनाई गई थी। इनमें सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं इत्यादि का चित्र मौजूद था। उस समय ऐसा माहौल था जिसमें ये कहा जाता था कि जो औरतें हैं उनसे दूर रहिए, उनकी तरफ ना देखें क्योंकि वह खतरनाक होते हैं। इनके बावजूद भी इन भित्ति चित्रों में उनकी बहुत सारे गाथाओं को अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि कुछ ऐसे भी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने उस समय की परंपराओं से, उस समय की जो लोगों के जो कहनाम था उसको तोड़कर वे लोग आगे आए, समाज से आगे निकले और स्त्रियों की जो दशा थी उसे सुधारने की कोशिश की गई। 7वीं और 8वीं शताब्दी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं भी बनाई गई, जिनके बीच में कैलाश का मंदिर मौजूद है। एलिफेंटा की गुफाएं और महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय किया गया था। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की मूर्ति है, जिसमें शिव
नृत्य की मुद्रा में मौजूद हैं। इस फिगर में दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है महाबलीपुरम की जो एक इमारत है उसके बारे में बताया गया है। विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और जो मूर्ति है जिसकी स्थापना ब्रिटिश संग्रहालय में किया गया है, या वो जो ब्रिटिश संग्रहालय में है आज भी मौजूद है। इसका अगला टॉपिक है भारत का विदेशी व्यापार, यानी कि जो भारतीय जो थे उस समय इनका विदेशी व्यापार कैसा था। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार विदेशी बाज़ारों में पूरी तरह से फैला हुआ था। विदेशी बाज़ार में भारत ने अपना कब्जा जमाया था। भारतीय रेशमी कपड़ों की मांग शुरुआती दौर में बड़ी ही ज़ोर शोर से थी। अलग अलग जगहों से भारतीय जो रेशम के जो कपड़े होते थे उसके जो डिमांड थे बहुत ही अधिक होता था, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता थी बाद में चीनी रेशम के आने के बाद थोड़ी सी घट गई, और चीनी रेशम आने के बाद इसके व्यापार में भी असर पड़ा। कपड़ों की रंगने की कला भारत में भी खोजे गए थे। इनमें से एक नील था जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं, और यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से ही यह आया हुआ है। भारतीय लोहे की मांग भी विदेशों में काफ़ी थी। विदेश में इसका जो यूज़ था ये विशेष रूप से युद्ध के दौरान अलग अलग प्रकार के हथियारों को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। औषधि विज्ञान, शरीर रचना और शरीर विज्ञान में भारतीयों का जोड़ नहीं था। हार्वे से बहुत पहले ही रक्त संचार की बात भारतीय पुस्तक में सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र में भी भारतीयों ने अपना परचम लहराया हुआ था। इसी के आधार पर पंचांग तैयार किया गया था जो अब भी प्रचलित है और अब भी इसका पालन किया जाता है। उस समय जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान जो था ये बहुत ही सहायता प्रदान करता था। जहाज बनाने का उद्योग और युद्ध में आने वाले मशीनों का निर्माण का प्रमाण भी खुदाई के दौरान पाया गया। इससे यह पता चलता है कि उस समय भी भारत किसी देश से पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक इसने विदेशी बाज़ारों को अपने वश में करके रखा। अब इसका अगला टॉपिक है दोस्तों प्राचीन भारत में गणित शास्त्र। इसको हम लोग दोस्तों अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।